आधुनिक इतिहास। कोल विद्रोह 1831 से 1832 का नेतृत्व किसने किया? तो इसको किया है बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने। कोल विद्रोह हुआ है 1831 से 1832 और इसका नेतृत्व किया है बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व या कोल विद्रोह के नेता अगर पूछता है तो बुद्धो भगत और गंगा नारायण। बुद्धो भगत और गंगा नारायण कोल विद्रोह के नेता थे। बघेरा विद्रोह कब व कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में, बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे। बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ है 1820 से 1836। 1820 से 1836 के मध्य छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ है 1820 से 1836। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए हैं सिद्धू कान्हू और भैरव चांद। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू और भैरव चांद ने। सिद्धू कान्हू और भैरव चांद ने। सिद्धू कान्हू और भैरव चांद ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ है 1820 से 1836। संथाल विद्रोह के नेतृत्व किया है सिद्धू कान्हू और भैरव चांद ने। चांद और भैरव ने। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। मेवाड़ बागड़ के पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। लसोड़िया आंदोलन के सूत्रपात करता थे कौन? गोविंद गिरी। नेक्स्ट, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह किस बीच व किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये जो है मुंडा विद्रोह जो हुआ था, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह, ये जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह यानी मुंडा विद्रोह हुआ है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात था गोविंद गिरी और 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था संथालों ने 1855 में। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आभा कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आभा कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती आभा कहा जाता है। किसको? बिरसा मुंडा को। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जो है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। हौज विद्रोह किस दौरान हुआ? इसका हौज विद्रोह हुआ था बिहार में। इसका केंद्र बिहार था और ये 1820 से 1821 में हुआ है। हौज विद्रोह 1820 से 1821 और हौज विद्रोह का केंद्र था बिहार। हौज विद्रोह का केंद्र था बिहार। 1820 से 1821 में हुआ है हौज विद्रोह। हौज विद्रोह का केंद्र था बिहार। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ है खैरवार आदिवासी आंदोलन
1874 में। और भगीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में भगीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। भगीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ है 1874 में भगीरथ मांझी के नेतृत्व में। भगीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोही विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। संभलपुर में जो ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हो रहे थे, संभलपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। नील विद्रोह हुआ है 1856 में। और दक्कन के दंगे हुए हैं, दक्कन में दंगे हुए 1875 में। सॉरी, सही मिलान है नहीं क्या? हाँ, नील विद्रोह 1856, दक्कन दंगे हुए 1875 में, संथाल विद्रोह हुआ है 1856 में, सिपाही विद्रोह हुआ है 1857 में। ध्यान रखना, नील विद्रोह 1856, दक्कन दंगे 1875, संथाल विद्रोह 1856, सिपाही विद्रोह 1857। नील विद्रोह 1856, दक्कन दंगे 1875, संथाल विद्रोह 1856 और सिपाही विद्रोह 1857। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुपला 1921 में हुआ था केरल में। मुपला विद्रोह 1921 का मुपला विद्रोह हुआ था केरल में। 1921 का मुपला विद्रोह हुआ था केरल में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई? तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों ने क्रांति शुरू की थी महाराष्ट्र में। 1921 के मुपला विद्रोह का केंद्र था केरल, यानी मुपला शुरू हुआ है केरल से। 1921 के मुपला विद्रोह का केंद्र था केरल। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई? महाराष्ट्र में। मुंडा विरसा संथाल। अच्छा, विरसा मुंडा था संथाल का नेता। और कान्हू है आहोम। और एक गलत इसमें दिया है, इसको मिलान करना है। अच्छा, तो इसमें जो है मुंडा विरसा संथाल कान्हू, मुंडा विरसा संथाल कान्हू, आहोम गोधुम कंवर और नायक ताना भगत सुमलिखित नहीं है, बेकार का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता का नाम था जोड़ा नांग। जोड़ा नांग महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता था जोड़ा नांग। जोड़ा नांग महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता था जोड़ा नांग। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता में किया है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किए हैं जोनाथन डंकन। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की है जोनाथन डंकन ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखना कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की है जोनाथन डंकन। वाराणसी में पहला जो है संस्कृत महाविद्यालय खोले हैं जोनाथन डंकन, इसकी स्थापना की है। अच्छा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली विजयी हुआ था। हैदर अली विजयी हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में।
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरधना में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया? सरधना में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था पोलीलूर में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। किसने विदेशों में आधुनिक दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक दूतावास स्थापित किए। टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक दूतावास स्थापित किए। टीपू सुल्तान ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। जब कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई है उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अच्छा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की है। अगर पूछता है कि द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया तो द्वैध शासन शुरू किया था क्लाइव ने। और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध था वारेन हेस्टिंग्स से। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? वो थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स पर जो है ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर में। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सर्जन किया? तो यानी भारत में जो है सिविल सेवा का सर्जन किया है कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर में और सिविल सेवा का सर्जन भारत में किया है कॉर्नवालिस ने। 1802 की बसीन संधि किस किस के मध्य हुई? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1802 की बसीन की संधि। 1802 की बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अच्छा, तीसरा जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसे नियुक्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक? तो ये था सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक था अवध का निजाम। अवध का नवाब था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक पूछ रहा है तो शासक है हैदराबाद का निजाम कि अवध का निजाम? इसको देख लेना। अवध का निजाम भी लिखा है, हैदराबाद का भी निजाम लिखा है। सहायक संधि को किसने क्रियान्वित किया? तो वेले जली ने। सहायक संधि का क्रियान्वयन किया था वेले जली ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1790 से 1792। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस।
गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूतों से सहायक संधि की थी। सहायक संधि राजपूतों से अंग्रेजों ने क्यों की थी? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए। भारत में स्थानीय स्वायत्तता को किसने प्रोत्साहित किया? स्थानीय स्वायत्तता को प्रोत्साहित किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्तता को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्तता को प्रोत्साहित किया है लॉर्ड रिपन ने। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को विधान परिषद में सर पीसी इल्बर्ट द्वारा प्रस्तुत एक विधेयक इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल जो है 1883 में जो है विधान परिषद में पेश किया गया था। सर पीसी इल्बर्ट द्वारा इसको पेश किया गया था 2 फरवरी 1883 को। इसका इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाए तथा सभी भारतीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। जाति पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाए तथा सभी भारतीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। ये था इल्बर्ट बिल का उद्देश्य। जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाए तथा सभी भारतीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने व स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने का निर्देश दिया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने, इसको फिर से समझेंगे। महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने, स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण कब और किसके समय हुआ? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आया है वो 1881 में आया है लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के काल में, यानी कर्जन के समय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के समय 1905 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के समय 1905 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना कर्जन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये भी कर्जन के समय पारित हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ है? कर्जन के समय। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो कर्जन द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी कर्जन ने। कर्जन ने फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी कर्जन ने। किस गवर्नर जनरल द्वारा सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई? लॉर्ड मिंटो द्वारा। लॉर्ड मिंटो द्वारा जो है सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई। क्वेश्चन था हमारा, किस गवर्नर जनरल द्वारा सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई? तो लॉर्ड मिंटो के समय। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग।
भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयुक्त शब्द था इंपीरियल प्रेफरेंस। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयुक्त शब्द था, यह शब्द है क्या है? इंपीरियल प्रेफरेंस। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयुक्त शब्द था इंपीरियल प्रेफरेंस। इंपीरियल प्रेफरेंस। इस्तमरारी बंदोबस्त कब व किसने लागू किया? तो ये 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? कॉर्नवालिस ने। अच्छा, स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने, और स्थायी बंदोबस्त या स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी कॉर्नवालिस ने। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था जमींदारों के लिए जमीन वंश परंपरा अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के लिए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था जमींदारों के लिए जमीन वंश परंपरा अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के लिए। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था अंग्रेजों ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों के शासनकाल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासनकाल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमी ड्रेन सिद्धांत पर पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमी ड्रेन पर पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। जब 1857 का जो है विद्रोह हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पामस्टर्न। ये 1855 से 1858 तक पामस्टर्न जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे। पामस्टर्न 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। ये 1855 से 1858 तक रहे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, वीडी सावरकर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
बीडी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसकी पुस्तक है? वीडी सावरकर की। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जेम्स आउट्रम और टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा है, यानी खड़यंत्र कहा है। खड़यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को खड़यंत्र की संज्ञा दी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सुरेंद्र नाथ सेन, एसएन सेन इनको बोलते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इनको कहा जाता है, एसएन सेन। इनकी बुक है 1857, गलत लिखा है इसमें, इसको याद रखो। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद, यानी सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। अब्बास ए बगावत ए हिंद, इसमें इन्होंने लिखा है, तो इसको ध्यान रखना कि भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखा था, और ये लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सैयद अहमद खां। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? आरसी मजूमदार से। आरसी मजूमदार ने कहा है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात कही है आरसी मजूमदार ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की है 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित आयोग है। आयोग कौन सा है? इसका उत्तर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में विद्रोह हुआ था नील विद्रोह 1859 से 60 में। 1859 से 60 तक चला था, यानी 1857 के क्रांति के जस्ट बाद जो है नील विद्रोह हुआ है बंगाल में। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, और ये पहली बार जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। कौन सा? वंदे मातरम। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित कथा वस्तु है?
अच्छा, आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित कथा वस्तु है? सन्यासी विद्रोह पर। अच्छा, आनंद मठ उपन्यास का जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, इसको ध्यान रखना। आनंद मठ जो उपन्यास लिखा गया है वो सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया है। आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बहरिया बरहिया ताल मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट, बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ था? तो ये पटना में था। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था और इसके नेता थे सैयद अहमद। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था और इसके नेता थे सैयद अहमद। सैयद अहमद। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, नेता थे सैयद अहमद। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह कूका ने संगठित किया, यानी कूका आंदोलन के नेता थे गुरु राम सिंह कूका। कूका आंदोलन संगठित किया था गुरु राम सिंह कूका ने। पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसने की? तो गारो का एक विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। इसका नेतृत्व किया था करम शाह ने। पागलपंथी करम शाह, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह कूका। कूका आंदोलन को संगठित किए थे गुरु राम सिंह कूका और पागलपंथी विद्रोह का नेता था करम शाह। पागलपंथी विद्रोह ये गारों का एक विद्रोह था, इसके नेता थे करम शाह। वेलथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। वेलथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंद। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंद। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंद। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन ने। इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे चार्ल्स विल्किंसन। विल्किंस लिख दो। चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कह रहे हैं स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था?
छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्वतंत्रता के पूर्व जो है ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर मुख्य ध्यान दिया था। इसका कारण था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। अंग्रेजों को छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार जो है आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर ध्यान दे रही थी। इसको ध्यान रखना। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने भारत में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 ने। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813, जिसने भारत में शिक्षा के लिए पहली बार जो है 1 लाख रुपए दिए थे। चार्टर अधिनियम 1813। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन ने जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया? 1917 में शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस पत्र से पड़ी? तो 1835 के मैकाले संस्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले संस्मरण पत्र से पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले संस्मरण पत्र से पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है, इनका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक। लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, ये इनको शॉर्ट में लिखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था भारत में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था भारत में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई थी 1857 में। भारत में प्रथम तीन जो है विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब व किसने और किसकी सहायता से की? तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ है, इसकी स्थापना हुई 1817 में और राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो इसका शिलान्यास हुआ है 4 फरवरी 1916 को और इसका शिलान्यास किया था हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। और कब हुआ था शिलान्यास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का? 4 फरवरी 1916 को। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो वर्नाकुलर 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में शुरू किए थे फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। तो अमेरिका में शुरू किया था फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय समाप्त कर दिया गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कार्ल मार्क्स का ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स की ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी कंपनी में जो है भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति घिनौनी है, ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। कमल और रोटी। वाराणसी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली। वाराणसी में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। वाराणसी में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। खान बहादुर जो है 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। 1857 के क्रांति के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। यानी वाराणसी में महारानी का जन्म स्थान है वाराणसी, और महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किया था। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अच्छा, बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रही थी, और खान बहादुर जो है बरेली से कर रहे थे। खान बहादुर बरेली से और बेगम हजरत महल लखनऊ से। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से। अवध से जो है बेगम हजरत महल ने 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे।
तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। रामचंद्र पंडुरुंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। रामचंद्र पंडुरुंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। रामचंद्र पंडुरुंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पंडुरुंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। रामचंद्र पंडुरुंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अच्छा, बिहार से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार से कुंवर सिंह, अवध से बेगम हजरत महल, और लियाकत अली थे इलाहाबाद से, और खान बहादुर थे बरेली से। खान बहादुर बरेली, लियाकत अली इलाहाबाद से थे, और बिहार से कुंवर सिंह बिहार से थे। मिर्जा गालिब उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब का मूल जन्म स्थान मिर्जा गालिब मूल रूप से निवासी थे, यानी इनका जन्म हुआ था आगरा में। मिर्जा गालिब उर्दू कवि थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, मिर्जा गालिब ने। ग्वालियर के सिंधिया 1857 संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। लॉर्ड कैनिंग सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी या सिपाही विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। सर जॉन बैनेट हैरसे 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। बैरकपुर में जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? सर जॉन बैनेट हैरसे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे सर जॉन बैनेट हैरसे। इनका नाम है सर जॉन बैनेट हैरसे। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजों द्वारा सिंधु विजय किसके समय संपन्न हुई? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय। सिंधु का विलय जो हुआ था लॉर्ड एलिनबरो के समय हुआ था। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, और अंग्रेजों द्वारा सिंधु विलय किया गया था एलिनबरो के समय। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी डलहौजी ने। विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी डलहौजी ने। विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी डलहौजी ने। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तब अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई है लॉर्ड डलहौजी के समय। और ये जो है बम्बई से ठाणे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय, बम्बई से ठाणे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे इस कंपनी का नाम है जिसने जो है भारत में सबसे पहले रेल सेवा शुरू की थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? डलहौजी के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है डलहौजी के समय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप किसने दिया? आंसर इसका डलहौजी है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट
1845 से 1855 के दौरान इसको जो है स्वरूप किसने दिया था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को स्वरूप दिया था डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसने क्रियान्वित किया? लॉर्ड कैनिंग ने। अच्छा, सती प्रथा पर पाबंदी लगाए थे बेंटिक। सती प्रथा पर विलियम बेंटिक ने पाबंदी लगाई थी। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय क्रियान्वित हुआ है? लॉर्ड कैनिंग के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय क्रियान्वित हुआ है? लॉर्ड कैनिंग के समय। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1858 का महारानी का विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया? एलन बरो ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया? एलन बरो ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया? एलन बरो ने। एलन बरो ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। एलन बरो ने। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। पेशवाई पद कब व किसके समय समाप्त किया गया? 1818 में। पेशवाई जो है 1818 में समाप्त कर दी गई थी। पेशवाई को 1818 में समाप्त कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के समय। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। भारत में जो है प्रथम जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किस वायसराय की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दंडित अपराधी द्वारा हुई थी? लॉर्ड मेयो की। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा हुई थी? लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है लॉर्ड कर्जन। कर्जन जो है भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहे हैं। कर्जन भारत के वायसराय रहे हैं सबसे दीर्घ काल तक। भारत में अंग्रेजों के समय जो है प्रथम जनगणना हुई है लॉर्ड मेयो के समय। पेशवाई समाप्त की गई 1818 में।